हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। हमारा सेशन 9 है। टॉपिक है मेट्रोलॉजी वेदर पैरामीटर्स। ठीक है, इस सेशन 9 का जो 9th यूनिट या 9th पार्ट है हमारा यूनिट का, उसको हम लोग दो पार्ट्स में करें। ये हमारा सिलेबस है। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर पढ़ा, सेकंड वीडियो में एग्रोनॉमी पढ़ा, थर्ड वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स करते हुए फोर्थ वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। वीडियो नंबर 5 में हम लोगों ने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स करे, 6 में क्रॉपिंग सिस्टम करा, 7 में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, और पिछला जो 8th वीडियो था उसमें सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और सीड विलेज के बारे में बात की। ये 9th है हमारा टॉपिक, मेट्रोलॉजी वेदर पैरामीटर्स और क्रॉप वेदर एडवाइजरी। तो मेट्रोलॉजी वेदर पैरामीटर्स हम लोग इसी वीडियो में करेंगे और क्रॉप वेदर एडवाइजरी हम लोग इसके पार्ट 2 के अंदर करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट इसके बाद प्रिसीजन फार्मिंग शुरू होगा। तो अभी मेट्रोलॉजी शुरू करते हैं, टॉपिक में चलते हैं। मेजर वेदर पैरामीटर्स क्या हैं जो हमारे क्रॉप्स को क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे बारिश है, मॉनसून डिपेंडेंट है हम लोग। विंड भी उसमें मैटर करती है कि मिट्टी तो नहीं उड़ा ले जा रही है। अगर आंधी तूफान आएगा तो आपकी बौर खराब हो जाएगी, जैसे आम के बाग लगे, आंधी तूफान आता है आपकी बौर खराब हो जाती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो सूखा पड़ जाता है। जितना टेम्परेचर क्रॉप के लिए चाहिए उतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो अलग अलग तरह के हमारे पास क्लाइमेटिक या वेदर पैरामीटर्स होते हैं। तो वेदर पैरामीटर्स की हम लोग जब बात करें, दे आर द इंडिविजुअल एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स जो क्रॉप के जर्मिनेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वाटर नीड्स, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और फाइनल यील्ड को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ईच पैरामीटर की, तभी फार्मर्स और एग्रोमेट एजेंसीज एक एक्यूरेट क्रॉप वेदर एडवाइजरीज या रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर हमारा मोस्ट क्रिटिकल वेदर पैरामीटर होता है। हर क्रॉप के लिए डिफाइंड मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड्स होते हैं। जर्मिनेशन स्टेज के लिए भी, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी, फ्लावरिंग के लिए भी, ग्रेन फिलिंग के लिए भी। सो दैट जो टेम्परेचर हुआ वो प्राइमरी ड्राइवर हो गया क्रॉप फेनोलॉजी का। फॉर एग्जाम्पल वीट की बात करें तो उसे 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है ड्यूरिंग टिलरिंग, और राइस को इस समय पे एक्चुअली में 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, तो वहां पे रेस्पिरेशन लॉसेज होंगे, है ना, पॉलन स्टेरिलिटी हो जाएगी स्पेशली राइस और व्हीट के अंदर, एंड एक्सेलरेट सेंसेनेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यील्डिंग का पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। लो टेम्परेचर के केस में अगर जाते हैं तो वहां पे जर्मिनेशन डिले हो जाएगा। जर्मिनेशन डिले हो सकता है, फ्रॉस्ट इंजरी हो सकती है, एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है, जिसकी वजह से हमें स्टेरिलिटी इंड्यूस हो जानी पड़ता है, जैसे कि मेज, कॉटन और सॉर्गम के अंदर होती है। अगला हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि बेस टेम्परेचर होता है। बेस टेम्परेचर को हम लोग टीबी से इस तरह से डिनोट करते हैं। तो बेस टेम्परेचर क्या होता है, ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके पीछे कोई जिससे कम पे कोई भी क्रॉप की ग्रोथ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वीट 4.5 डिग्री से कम में कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, मेज 8 से 10 डिग्री से कम में कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। ग्रोइंग डिग्री डेज या फिर हीट यूनिट्स, ये क्या होती है, जो एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है हर क्रॉप स्टेज की, यूज फॉर मैच्योरिटी प्रिडिक्शन एंड क्रॉप प्लानिंग। हर स्टेज के लिए, हर क्रॉप स्टेज के लिए एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है उनकी मैच्योरिटी प्रिडिक्शन और क्रॉप प्लानिंग के लिए। फिर टेम्परेचर स्ट्रेस विंडो, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा है ड्यूरिंग राइस फ्लावरिंग, तो उसमें क्या होगा, जो ग्रेन का सेट है वो शार्पली रिड्यूस होने लग जाएगा। ये कुछ ऐसी छोटी सी टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर से रिलेटेड। फिर बात करते हैं रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन की, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। रेनफॉल हमारे क्रॉप की चॉइस को, सोइंग डेट को, इरिगेशन शेड्यूलिंग को, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन को और न्यूट्रिएंट मूवमेंट को डिटरमाइन करता है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑफन मोर डिसाइसिव देन टोटल सीजनल रेनफॉल इन डिटरमाइनिंग क्रॉप सक्सेस। लो रेनफॉल की बात करें तो लो रेनफॉल लीड्स टू मॉइस्चर स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से पुअर जर्मिनेशन होगा, विल्टेड सीडलिंग्स होंगे, रिड्यूस्ड टिलरिंग होगी और यील्ड लॉसेस होंगे। रेनफॉल अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग हो गई तो रूट रेस्पिरेशन अफेक्ट होता है, लीचिंग बढ़ जाती है और एनहेंस्ड फंगल डिसीजेज के इंसिडेंस भी बढ़ने लग जाते हैं। इरेटिक रेनफॉल अगर होती है तो वो सोइंग के शेड्यूल को डिसरप्ट करती है, मिड सीजन ड्रॉट क्रिएट कर सकती है और फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन भी अफेक्ट करती है। तो रेनफॉल लो भी नहीं चाहिए, रेनफॉल एक्सेस भी नहीं चाहिए और रेनफॉल इरेटिक भी नहीं होनी चाहिए। क्रिटिकल रेनफॉल एलिमेंट्स की बात करें तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून से हमारा खारिफ सोइंग सीजन शुरू हो जाता है। विड्रॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रॉपिंग विंडो मिलती है और राबी सॉइल मॉइस्चर कंडीशन आने लगती हैं। मॉनसून में ब्रेक आता है तो मिड सीजन ड्रॉट या फिर क्रॉप मॉइस्चर डेफिसिट हो सकता है, तो उस समय आपको इरिगेशन सोर्सेज की बहुत नीड होती है। या रेनफॉल इंटेंसिटी में क्या होता है कि अगर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हुई
तो रन ऑफ और इरोजन हो सकता है सॉइल का, और लाइट इंटेंसिटी से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन और एनहेंस हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसे ड्राइवर ऑफ डिजीज और मॉइस्चर स्ट्रेस कहा जाता है। आरएच जो होता है ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर रिलेटिव टू द मैक्सिमम इट कैन होल्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये डिटरमाइन करता है। आरएच के थ्रू एवापोट्रांसपिरेशन रेट गवर्न होता है, स्टोमेटा का बिहेवियर, पेस्ट और डिजीज डेवलपमेंट और पॉलन्स की अवेलेबिलिटी। आरएच अगर ज्यादा होगा, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसमें क्या होगा, ये सप्रेस करता है ट्रांसपिरेशन को, वाइल लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट को एक्सेलरेट करता है। आरएच अगर 80% से ज्यादा है तो इट विल एनकरेज फंगल डिजीज लाइक ब्लास्ट, ब्लिट्स, रस्ट और मिल्ड्यूज, स्पेशली राइस या वेजिटेबल में। लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें अगर 30 से भी कम है तो इट कैन कॉज विल्टिंग, फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट क्रैकिंग एंड हाई ट्रांसपिरेशन लॉसेस। High RH during flowering reduces pollen viability and fertilization success in crops like pulses and oil seeds, तो ये भी है। Relative humidity अगर हाई है ड्यूरिंग फ्लावरिंग तो पॉलन वायबिलिटी कम हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन सक्सेस जो है क्रॉप्स में पल्सेज या ऑल सीड्स की वो कम होने लग जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसे जब टेम्परेचर से कंबाइन करते हैं तो ये डिजीज फोरकास्ट के अंदर भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कि डिजीज फोरकास्ट क्या होगी क्रॉप वेदर एडवाइजरीज की। इसके बाद विंड स्पीड आ जाती है। विंड स्पीड और डायरेक्शन ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देता है। जो विंड होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन को अफेक्ट करता है, सीड डिस्पर्सल को अफेक्ट करता है, लॉजिंग, एवापोट्रांसपिरेशन, पेस्ट माइग्रेशन और सॉइल इरोजन, इन सब चीजों को विंड के थ्रू, मतलब विंड इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी तो वो लॉजिंग करता है टॉल सीरियल्स में, जैसे राइस में, व्हीट में, है ना, बनाना प्लांट्स को ब्रेक कर देता है और फ्रूट ट्रीज को भी डैमेज कर सकता है। हॉट ड्राई विंड्स होती है, जो लू होती है नॉर्थ इंडिया में, वो क्रॉप्स को डेसिकेट कर देती है और ड्रास्टिकली यील्ड रिड्यूस हो जाती है। कोल्ड विंड्स जो होती है वो फ्रॉस्ट इंजरी इंड्यूस कर देती हैं। स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है विंड की सीड प्रोडक्शन में। विंड डायरेक्शन जो होता है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग आइसोलेशन डिस्टेंसेस। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि आइसोलेशन रखना होता है क्रॉस पॉलिनेशन के केसेस में भी, सो दैट क्रॉस पॉलिनेशन कंटेमिनेशन ना हो पाए। मेज और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन वो हाईली सेंसिटिव है टू प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन या सनलाइट का क्या इफेक्ट है, जरूरी क्यों है, बिकॉज सनलाइट इज द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो रेडिएशन होती हैं, सोलर रेडिएशन होती है, ये बायोमास प्रोडक्शन, लीफ एरिया एक्सपेंशन, टिलरिंग और ग्रेन फिलिंग, इन सब चीजों को गवर्न करता है। सोलर रेडिएशन को जब हम लोग मेजर करते हैं तो पीएआर की टर्म्स में देखते हैं 400 से 700 नैनोमीटर का ये इफेक्टिव स्पेक्ट्रम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन की, वो इफेक्टिव स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का। लो रेडिएशन होगा, मान लो क्लाउडी वेदर हो रहा है, तो उसमें रिड्यूस, तो उसमें फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। उस फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हुआ तो प्लांट को खाना कम मिला, खाना कम मिला तो ग्रेन फिलिंग कम हो जाएगी, लोअर यील्ड आएगी। एक्सेस रेडिएशन होगी तो स्कॉर्चिंग होगी, लीफ स्कॉर्चिंग होने लग जाएगी, स्पेशली इन सेंसिटिव क्रॉप्स लाइक मेज एंड वेजिटेबल्स। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, इसमें टर्म है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म होता है डे की लेंथ जो कि फ्लावरिंग डिटरमाइन करती है। शॉर्ट डे क्रॉप्स होते हैं जैसे कि राइस हो गया, और लॉन्ग डे क्रॉप्स हो गए जैसे कि वीट हो गया। लाइट सैचुरेशन पॉइंट होता है। लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है कि जिस लेवल से ज्यादा लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ाती, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की पर्टिकुलर इंटेंसिटी की ही लाइट रहेगी, उससे ज्यादा कितनी भी लाइट देते रहो वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो हमारा लाइट सैचुरेशन पॉइंट होता है। एवापो ट्रांसपिरेशन और एवापो सॉरी एवापोरेशन और एवापो ट्रांसपिरेशन। एवापो ट्रांसपिरेशन को हम लोग ईटी कहते हैं, ये क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। ईटी क्या होता है, एवापो ट्रांसपिरेशन, कंबाइंड लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा है, जो सॉइल से भी हो रहा है साथ साथ प्लांट से भी हो रहा है। मिट्टी से जो पानी उड़ रहा है वो एवापोरेशन हो रहा है, और प्लांट से जो पानी उड़ रहा है वो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा था, और जब ये और दोनों को हम क्लब कर देते हैं कि कितना वाटर लॉस हो रहा है, दैट इज एवापो ट्रांसपिरेशन। ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप को डिटरमाइन करता है, इरिगेशन इंटरवल को डिटरमाइन करता है, मल्चिंग नीड्स क्या है, और ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस क्या है, इन चीजों को डिटरमाइन करता है ईटी। ईटी अगर ज्यादा होगा तो सॉइल मॉइस्चर जल्दी जल्दी डिप्लीट होगा, जिसकी वजह से या तो पत्ते आपके मुरझा जाएंगे या फिर आप ज्यादा पानी डालो। है ना, पत्ते मुरझा रहे हैं, आप पानी नहीं डाल रहे, तो मतलब मिट्टी से ज्यादा पानी आएगा नहीं, मिट्टी से ज्यादा पानी नहीं आएगा तो प्लांट के अंदर हर जगह न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अल्टीमेटली यील्ड कम हो जाएगी। लो ईटी अगर होता है क्लाउडी वेदर के अंदर तो वो तो क्या करेगा, उसमें क्योंकि उसमें पत्ते जो है वो भीगे रहेंगे काफी टाइम तक, तो उससे वहां डिजीज बिल्डअप होनी शुरू हो जाएंगी, पैथोजेंस आ जाएंगे, बैक्टीरिया फंगसेस आ जाएंगी।
तो हाई भी नहीं चाहिए हमें, लो भी नहीं चाहिए। ईटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, सॉइल मॉइस्चर है, और क्रॉप कैनोपी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। फिर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वेट ऑफ एयर कॉलम से जो फोर्स लग रही है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। ये विंड फॉर्मेशन को और रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करता है। लो प्रेशर सिस्टम जो होता है वो बारिश लेकर आता है, स्टॉर्म्स लेकर आता है, मॉनसून एक्टिविटी लेकर आता है। प्रेशर सिस्टम अगर हाई प्रेशर सिस्टम होगा तो हमारा आसमान साफ होगा, ड्राई कंडीशंस होंगी। अब साइक्लोन या डिप्रेशन अगर हो जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से या प्रेशर इश्यूज की वजह से, तो उसमें क्या होगा? हमारे पास इंटेंस रेनफॉल होती है और फिर हमारे स्टैंडिंग क्रॉप्स उसमें डैमेज हो जाते हैं, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। परसिस्टेंट हाई प्रेशर अगर रहता है तो ये रबी क्रॉप्स के अंदर फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होती है इसके अंदर परसिस्टेंट हाई प्रेशर से। नेक्स्ट इसमें क्लाउड कवर होता है। क्लाउड कवर के अंदर क्या बात होती है कि हमारे कंडेंस वाटर पेपर मासेस होते हैं दैट इन्फ्लुएंसेस सनलाइट अवेलेबिलिटी एंड रेनफॉल। ठीक है। अब अगर हमारे पास जो क्लाउडी स्काई है, क्लाउडी स्काई क्या करेगा? सोलर रेडिएशन जो आ रही है उसे रोकेगा। दैट मीन्स हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग ग्रीन फाइलिंग। अगर ये क्लाउड कवर लंबे टाइम तक रहेगा तो क्या होगा? क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही है तो हमारे पास डिजीज डेवलप होने लगेंगी, हार्वेस्टेड क्रॉप्स का ड्राई नहीं हो पाएगा, तो उसमें उसमें फंगल इन्फेक्शन होने लग जाएंगे। अब इसमें एक हमारा कुमुलोनिम्बस होता है। ये वाला क्लाउड जो होता है कुमुलोनिम्बस, ये थंडरस्टॉर्म्स और हेल से जुड़ा हुआ होता है। और स्ट्रेटस क्लाउड होता है जो कि एक एक्सटेंडेड डल वेदर को इंडिकेट करता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट और हेल स्टॉर्म। ड्यू क्या होता है? ड्यू एक थिन मॉइस्चर लेयर देती है प्लांट सरफेस पे, जो कि अर्ली मॉर्निंग हाइड्रेशन देता है वीट में, बार्ले में, मस्टर्ड में अंडर ड्राई कंडीशंस। एक्सेसिव ड्यू अगर होती है तो वो फंगल डिजीजेस को लेकर आती है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू। फॉग जो होता है, फॉग सनलाइट को रिड्यूस करता है, तो फोटोसिंथेसिस डिले होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। रबी सीजन्स में कॉमन होता है नॉर्थ इंडिया में। प्रोलॉन्ग्ड फॉग अगर रहता है तो वो मस्टर्ड, पीज और वेजिटेबल को नुकसान पहुंचाता है। फ्रॉस्ट कब होता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, तो वाटर इनसाइड जो प्लांट सेल के अंदर का पानी होता है वो फ्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल रप्चर होता है। सीवियरली डैमेज करता है पोटैटो को, टोमेटो को, बनाना, शुगर केन, सिट्रस और फ्लावरिंग क्रॉप्स को। हेलस्टॉर्म जो होते हैं वो लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, स्टेम्स को मैकेनिकल इंजरी देते हैं। जब ओले गिरते हैं तो वो नुकसान तो पहुंचाएंगे ना। पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ऑफ व्हीट, चिकपी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है। ये हमारे कुछ हमने क्लाइमेट के इम्पैक्ट देखे, क्लाइमेट की कुछ कंडीशंस के बारे में, बेसिकली वेदर की कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक जानने की कोशिश करी है। अब क्रॉप वेदर रिलेशनशिप क्या होता है? जब क्रॉप वेदर रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं ना, कि कैसे किसी इंडिविजुअल पैरामीटर के साथ में क्रॉप की ग्रोथ होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, पेस्ट डिसीज डायनामिक्स होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। इन्हें अगर हम लोग समझ जाएंगे तो फार्मर्स उसी के अकॉर्डिंगली क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस यूज कर पाएंगे, इनपुट्स को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और वेदर रिलेटेड रिस्क को एक तरह से रिड्यूस या फिर एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप वेदर रिलेशनशिप की? सबसे पहली तो यही है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट रेट्स को डिटरमाइन करती है वेदर, क्योंकि की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि जर्मिनेशन हुआ, लीफ एक्सपेंशन हुआ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फ्लावरिंग, ग्रेन फिलिंग। तो क्रॉप प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस, इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एक्यूमुलेशन, रेडिएशन अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर कंडीशन। सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर डेज पर डिपेंड नहीं करता है, ये इन सब पर भी डिपेंड करता है। तो जो क्रॉप वेदर रिलेशनशिप में अगर वेदर का हमें पता है तो हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंटल रेट देख सकते हैं। दूसरा, क्रॉप प्लानिंग और सोइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। फार्मर सेलेक्ट वेराइटीज एंड सोइंग डेट्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रेनफॉल, रेनफॉल ऑनसेट, ह्यूमिडिटी ट्रेंड्स एंड फ्रॉस्ट प्रोबेबिलिटीज। ये सब देखते हुए फार्मर्स अलग अलग टाइम पे अपनी सीड बेड्स या फिर अपना बेसिकली सोइंग डेट्स देखते हैं। अगर इनकरेक्ट अलाइनमेंट हुआ, मतलब वीट को अगर राइजिंग टेम्परेचर के टाइम पे हमने लेट शो कर दिया तो क्या होगा? ईल्ड हमारी कम हो जाएगी। पहले शो कर दिया तो जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा, तब भी ईल्ड हमारी कम हो जाएगी। This determines water requirement and irrigation scheduling, evapotranspiration और rainfall। टुगेदर ये डिफाइन करते हैं कि कितना पानी कब चाहिए, कितना पानी आपके पास नेचुरली आ रहा है, कितना आपको इरिगेशन के लिए चाहिए होगा। वेदर बेस्ड इरिगेशन शेड्यूलिंग होती है तो इसमें वाटर स्ट्रेस भी नहीं होता, वाटर लॉगिंग भी नहीं होती, और वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। पेस्ट डिजीज इंसिडेंट्स को भी हम लोग इसी के थ्रू देखते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं सर्वाइवल, ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट और पैथोजेंस को। हाई ह्यूमिडिटी होगी तो वो फंगल डिजीज को फेवर करती है। वार्म वेदर होता है तो उसमें सकिंग पेस्ट आते हैं। क्लाउडी स्टैग्नेंट वेदर होता है तो उसमें ब्लाइट्स और मिल्ड्यूज आते हैं।
स्टेज वाइज क्रॉप वेदर रिलेशनशिप को देखें तो सबसे पहले जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन और सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर चाहिए होता है, ज्यादातर क्रॉप्स के लिए 15 से 30 डिग्री के बीच का। एडुकेट सॉइल मॉइस्चर चाहिए होता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। हैवी रेनफॉल अगर होती है तो उसके अंदर क्या होगा, सीड रॉट होने लगता है, या क्रस्ट फॉर्मेशन होने लगता है, या फिर सीड्स ही बह जाते हैं। एग्रोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, वेदर बेस्ड सोइंग एंश्योर्स यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड। कोल्ड सोइंग डेज जर्मिनेशन इन राबी क्रॉप्स, हॉट या ड्राई सोइंग रिड्यूसेस जर्मिनेशन इन खारिफ क्रॉप्स। ठीक है, अगर कोल्ड डेज है हमारे पास, कोल्ड सोइंग डिले है ना, मतलब ज्यादा ठंडा अगर हो रहा है तो उसमें रबी क्रॉप्स का जर्मिनेशन रुक जाएगा। इसीलिए रबी क्रॉप हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं, दिसंबर जनवरी नहीं करते हैं, अक्टूबर नवंबर में उनकी सोइंग करनी होती है। ऐसे ही हॉट और ज्यादा ड्राई सोइंग अगर हुई तो उसमें खरीफ क्रॉप्स का जर्मिनेशन रिड्यूस हो जाता है, इसलिए उसे हम मानसून में लेकर मतलब मानसून में लेकर आते हैं, मानसून से पहले नहीं लेकर आते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ में हम लोग जब बात करते हैं तब टिलरिंग, ब्रांचिंग, लीफ एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, एडिक्वेट रेडिएशन एंड सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर लीफ एंड रूट डेवलपमेंट। एक्सेसिव ह्यूमिडिटी होगी तो वेजिटेटिव डिजीज होने लग जाएंगी। हाई लाइट और ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या करेगा, टिलर और बायोमास को इंक्रीज करेगा। न्यूट्रिएंट अपटेक जो होता है वो वेदर डिपेंडेंट होता है। लो सॉइल मॉइस्चर रिड्यूसेस नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन। फिर इसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है। फ्लावरिंग स्टेज जो है वो सबसे ज्यादा वेदर सेंसिटिव होती है। वेदर इन्फ्लुएंस इसमें क्या होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स या ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन, हॉट विंड्स, क्लाउडी कंडीशन, ये पॉलन की वायबिलिटी को सीवियरली अफेक्ट करता है। पॉलन वायबिलिटी को भी, पॉलिनेशन को भी, फर्टिलाइजेशन को भी, और फ्लावर रिटेंशन को भी। हीट स्ट्रेस अगर होता है 35 से 38 से डिग्री से ज्यादा का अगर टेम्परेचर होता है राइस के लिए, वीट के लिए, तो इसमें पॉलन स्टेरिलिटी हो जाती है। एग्रोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इसके क्या है, जो वेदर एडवाइजरीज है दे हेल्प शिफ्ट सोइंग टू एंश्योर फ्लावरिंग अवॉइड एक्सट्रीम प्रेशर। ठीक है, वेदर एडवाइजरीज इस तरह से आती हैं सो दैट जो फ्लावरिंग का टाइम आएगा उस समय तक एक्सट्रीम प्रेशर ना रहे। रेनफॉल ड्यूरिंग इन फ्लावरिंग इन पल्स लीड्स टू फ्लावर ड्रॉप, लो ह्यूमिडिटी रिड्यूस स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो ये सारे इश्यूज आने लगते हैं फ्लावरिंग स्टेज में भी, वेदर से रिलेटेड। रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है इसमें, जिसमें ग्रेन फाइलिंग, पॉड फॉर्मेशन या फ्रूट सेट होता है। इसमें अगर वेदर इन्फ्लुएंस का क्या होता है, जो हाई सोलर रेडिएशन चाहिए होती है, ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है सो दैट फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो और ट्रांसलोकेशन एसिमिलेट हो जाए, मतलब आसानी से होता रहे। बट अगर क्लाउडी वेदर होगा तो ग्रेन फिलिंग हमारी रिड्यूस हो जाएगी। हाई टेम्परेचर मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, जो ग्रेन फिलिंग पीरियड है वो हमारा छोटा हो जाएगा। पीरियड छोटा हो गया तो वो पूरी तरह से भर ही नहीं पाएगा। एग्रोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, मॉइस्चर स्ट्रेस होता है अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज पर, तो ग्रेन की श्रीवेलिंग हो जाती है, पॉड अबॉर्शन हो जाता है, या फिर लो फ्रूट वेट होता है। कब, जब मॉइस्चर स्ट्रेस होने लगता है। वेदर बेस्ड इरिगेशन अगर क्रिटिकल स्टेज है ये इरिगेशन की, तो वेदर बेस्ड इरिगेशन इज एसेंशियल फॉर यील्ड स्टेबिलिटी। मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग की बात करें तो ड्राई सनी वेदर इज आइडियल होता है फॉर मैच्योरिटी एंड सेफ हार्वेस्टिंग। अगर मैच्योरिटी के टाइम पे बारिश पड़ जाती है तो उस समय फंगल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है, डिसकलरेशन के चांसेस ज्यादा है, लॉजिंग या फिर क्वालिटी इश्यूज के चांसेस ज्यादा होते हैं। वेदर बेस्ड हार्वेस्ट एडवाइजरी अगर होती हैं तो वो अनसीजनल रेन से आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। दूसरा, हार्वेस्ट पे अगर मॉइस्चर होता है तो वो आपकी स्टोरेज क्वालिटी और शेल्फ लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है। आगे हमको इसमें पढ़ना है क्रॉप स्पेसिफिक वेदर रिक्वायरमेंट। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसको थोड़ा ब्रीफली हम लोग कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर वीट की बात करें, वही क्रॉप्स में लूंगा जिन पे बार बार एग्जाम में सवाल भी आते हैं। वीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीट को कूल टेम्परेचर चाहिए होता है थ्रू वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज कौन सा, जो टिलरिंग का फेज होता है उसमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। अब ये टिलरिंग क्या होती है, मैंने बताया था जो किले फूटते हैं बीज के अंदर वो। और मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। उस समय राइपनिंग का टाइम आता है तो 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये हाईली सेंसिटिव होता है टू हीट स्ट्रेस। स्पेशली जो फ्लावरिंग की स्टेज होती है, फ्लावरिंग की स्टेज को एंथेसिस बोलते हैं। और टर्मिनल हीट ड्यूरिंग द ग्रेन फिलिंग स्टेज। ठीक है, तो जब हमारा एंथेसिस है या फ्लावरिंग स्टेज है तब भी हाईली सेंसिटिव है हीट स्ट्रेस के लिए। और टर्मिनल हीट के लिए ड्यूरिंग द ग्रेन फिलिंग स्टेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर का इशू हुआ तो इट विल रिड्यूस द ग्रेन वेट एंड यील्ड। फ्रॉस्ट के लिए भी होता है ड्यूरिंग द अर्ली ग्रोथ। क्यों, क्योंकि उस समय सीवियर डैमेज हो जाता है, एक्सेसिव रेनफॉल हो सकती है, या क्लाउडी वेदर एट मैच्योरिटी। तो उसकी वजह से भी लॉजिंग होती है, स्प्राउटिंग होती है और डिसीज आउटब्रेक्स होते हैं। राइस की बात करें तो राइस क्योंकि हमारा कौन सा खरीफ क्रॉप है, हम लोगों ने बात की थी खरीफ मतलब मानसून, वहीं से शुरू हो रहा है ना हमारा एग्रीकल्चर ईयर के से। तो खरीफ के अंदर क्या हुआ, उस समय हम लोगों को पता है कि हमें वार्म भी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। तो इनिशियली इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 25 से 35 डिग्री है।
विद हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ स्टेजेस। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब आएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी जब आपकी बारिश होती रहती है, इसीलिए इसे ऑनसेट ऑफ द मानसून पे बोया जाता है। इट रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर और कंसिस्टेंटली हाई सॉइल मॉइस्चर। तो मानसून से ये काम भी हो जाता है, अगर पानी भर गया खेत में तो भी अच्छा है, वरना आप इरिगेट करते हो। क्लाउडी ओवरकास्ट वेदर ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड ड्रास्टिकली रिड्यूसेस पॉलिनेशन एंड यील्ड। अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्लाउडी या ओवरकास्ट वेदर होता है फ्लावरिंग के टाइम पे, तो पॉलिनेशन और यील्ड अचानक से इसकी कम हो सकती है। हाई टेम्परेचर कंबाइंड विद लो ह्यूमिडिटी एट फ्लावरिंग, इट कॉजेज स्पिकलेट स्टेरिलिटी। तो स्पिकलेट स्टेरिलिटी कब होगी? जब फ्लावरिंग के टाइम पर भी लो ह्यूमिडिटी होगी बट हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर अगर 15 से कम है या 35 से ज़्यादा है तो वो चावल के लिए नुकसान करता है। आपका काम है कि ये स्पिकलेट स्टेरिलिटी क्या होती है, आप लोग नेट पर सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप लोगों का टास्क है, स्पिकुलेट स्टेरिलिटी। मेष की बात करें, मेष को हाई सोलर रेडिएशन चाहिए होता है, ये हम लोगों ने बात करी भी थी जब हम लोगों ने फोटो इंटेंसिटी की बात की थी। मेष को हाई सोलर रेडिएशन चाहिए होता है, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर रेंज है 20 से 30 डिग्री थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। ये ड्रॉट और वाटर स्ट्रेस के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है ना, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ड्रॉट एंड वाटर स्ट्रेस एट टेस्लिंग, सिल्किंग एंड पॉलिनेशन स्टेजेस। कौन से स्टेजेस इसकी 3 मैटर कर रही है? टेस्लिंग, सिल्किंग और पॉलिनेशन। हॉट ड्राई विंड जो होती है, जो लू होती है हमारे यहाँ, वो क्या करेगी? उसकी पॉलन वायबिलिटी को रिड्यूस कर देगी। हॉट ड्राई विंड्स लू रिड्यूसेस पॉलन वायबिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन सक्सेस। हैवी रेन अगर होती है ड्यूरिंग सिल्किंग तो इट कैन वॉश अवे पॉलन। तो इसके अंदर अगर तेज हवा चल रही है, गर्म है, वो भी इसका फर्टिलाइजेशन रोक रही है। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तब भी इसका फर्टिलाइजेशन रुक रहा है। पल्सिस की बात करें, जैसे पिजन पी, तुर, ग्रीन ग्राम, मूंग, चिकपी और ग्राम, ठीक है, तो दे आर सेंसिटिव, मतलब जनरलाइज करके इनके लिए बात की जाती है, दे आर सेंसिटिव टू हाई ह्यूमिडिटी एंड एक्सेसिव रेनफॉल। ह्यूमिडिटी हाई होगी तो क्या होगा? फंगल इन्फेक्शन आने लगते हैं पल्सिस के केस में, स्पेशली ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट स्टेज। नॉर्मल भी आप घर में देखो लो, आप दाल को ऐसे खुला छोड़ दोगे तो दाल खराब हो जाती है। ह्यूमिड, क्लाउडी और वार्म कंडीशन जो होती है, दे ट्रिगर सीवियर फॉलियर डिजीज आउटब्रेक। तो पहली चीज, ये फॉलियर डिजीज कब आती है पल्सिस के अंदर? जब ह्यूमिड, क्लाउडी और वार्म कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और ये फॉलियर डिजीज के कुछ एग्जांपल्स जैसे पॉडरी, मिल्ड्यू, ब्लाइट, रस्ट, ये होती हैं। चिकपी ग्राम को अगर हम लोग बात करते हैं, इट प्रिफर्स कूलर एंड ड्रायर वेदर। एक्सेसिव मॉइस्चर लीड्स टू पुअर पॉट सेटिंग एंड रूट डिजीजेस। अगर एक्सेसिव मॉइस्चर होता है इनके केस में तो पुअर पॉट सेटिंग होती है या फिर रूट में डिजीजेस होने लगती हैं पल्सिस के केस में, स्पेशली चिकपी की हमने यहाँ पे बात करी है। नेक्स्ट हमारा इसमें कॉटन आ जाता है। कॉटन की बात करें तो कॉटन को ब्राइट सनशाइन चाहिए, क्लियर स्काइज चाहिए, लो ह्यूमिडिटी चाहिए फॉर प्रॉपर बॉल डेवलपमेंट एंड गुड फाइबर क्वालिटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर कॉटन के लिए क्या रहेगा? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस विद मॉडरेट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। प्रोलॉन्ग रेनफॉल अगर होती है या हाई ह्यूमिडिटी होती है तो बॉल रॉट नाम की इसमें बीमारी हो जाती है, या सकिंग पेस्ट आ जाते हैं और फाइबर की क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है। तो ड्राई वाटर एसेंशियल है ड्यूरिंग द बॉल ओपनिंग एंड पिकिंग स्टेजेस। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी हर क्रॉप की। इसका तरीका क्या है? हम लोग एक वीडियो सेपरेटली इसमें करेंगे जब थोड़ा आगे के भी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ना। जैसे हमने सॉइल को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इरिगेशन पढ़ेंगे, जब हॉर्टिकल्चर भी पढ़ेंगे, तो अलग अलग जब हमारी कंडीशंस हो जाएंगी, फिर हमने क्रॉप्स में भी जैसे कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, तब हम लोग सारी डिटेल मिला के क्रॉप वाइज करेंगे। जैसे वीट, वीट के लिए सॉइल कंडीशन क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, ह्यूमिडिटी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कंडीशन क्या है, कौन सी बीमारियां हैं, कौन से उसके इलाज हैं, कौन से फर्टिलाइजर है। फिर राइस, ऐसे इस तरह से, और उनके करस्पॉन्डिंग स्टेजेस कौन सी हैं, वेराइटीज कौन सी हैं, इस तरह से हम एक मैपिंग करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो रैंडमली लिया है मैंने, डिटेल में हॉर्टिकल्चर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो को ड्राई और क्लियर वेदर चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट। रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी अगर होगी तो फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, पुअर पॉलिनेशन होता है और डिजीज हो जाती है जैसे एंथ्रेक्नोज। बनाया, पपाया, बाकी सिट्रस फ्रूट की बात करें, दे आर हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट एंड लोअर टेम्परेचर इंजरी। चिलिंग अगर होती है तो ब्लैक हार्ट नाम की बीमारी होती है बनाना के अंदर, सिट्रस और पपाया के अंदर फ्रूट का ड्रॉप हो जाता है, मतलब कि उसमें कम प्रोडक्शन होता है। जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू हेल स्टॉर्म्स, हैवी रेन्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, और सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के लिए भी काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर बात करते हैं कि वेदर का इन्फ्लुएंस क्या है सॉइल प्रोसेसेस पे। सॉइल प्रोसेस पे वेदर के लिए हम लोगों को दो तीन चीज़ों की बात करनी है। सबसे पहले हम टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर क्या करता है। तो टेम्परेचर क्या करेगा? जो मिट्टी है, मिट्टी अगर गर्म हो जाएगी या मिट्टी कम गर्म होगी तो उसमें क्या फर्क आएगा? जो सॉइल के अंदर की माइक्रोबियल एक्टिविटी है, टेम्परेचर उसे रेगुलेट करता है।
जब माइक्रोबियल एक्टिविटी रेगुलेट होगी तो उससे न्यूट्रिएंट का मिनरलाइजेशन भी रेगुलेशन होगा और ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो रहा है उसका भी रेगुलेशन होगा। लो टेम्परेचर अगर होता है जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो माइक्रोबियल प्रोसेस हमारा कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट का रिलीज हमारा डिले हो जाएगा, स्पेशली नाइट्रोजन, और रूट एक्टिविटी कम हो जाएगी। हाई टेम्परेचर की बात करें जहाँ 35 डिग्री से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, बट इस सब के साथ साथ एवापोरेशन भी बढ़ेगा, सॉइल मॉइस्चर लॉस होगा जो कि धीरे धीरे ड्रॉट वाली कंडीशन तक पहुंचाएगा। एक्सट्रीम डायूरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस अगर होती हैं तो इससे सॉइल क्रैकिंग होती है हैवी सॉइल में और सीड जर्मिनेशन भी अफेक्ट होने लगता है। रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल की जब बात करते हैं तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन होता है, रन ऑफ होता है, इरोजन होता है, लीचिंग होता है, वाटर लॉगिंग होता है। जो टर्म नहीं समझ आएगी इसमें वो आप सॉइल वाले चैप्टर में ज़्यादा समझ जाओगे। ऐसा समझ लो कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी मिट्टी के ऊपर तो क्या होगा, कुछ पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा, कुछ पानी मिट्टी के ऊपर से बह जाएगा, कुछ मिट्टी कीचड़ बन के बह जाएगी, कुछ जगह पानी भर जाएगा। एक्सेस रेनफॉल क्या होता है, ये लीचिंग करता है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की, स्पेशली नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। लीचिंग क्या होता है, जो मिट्टी के ऊपर की लेयर है वो बहने लगती है पानी के साथ साथ, तो उससे क्या होगा, उस लेयर में जो न्यूट्रिशन है वो भी बह जाएगा। न्यूट्रिएंट लॉस थ्रू रन ऑफ, जब ज़्यादा पानी बह रहा है तो वो पानी के साथ मिट्टी काफ़ी बह जाएगी तो उसके थ्रू भी रन ऑफ हो जाएगा न्यूट्रिशन का। टेम्पररी वाटर लॉगिंग होती है तो अगर पानी ही भर गया तो क्या होगा, सॉइल एरेशन और रूट रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, मतलब कि उसमें अब पेड़ की जो जड़ है वो सांस नहीं ले पाएंगी, सॉइल में जो एयर की प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी। डेफिशिएंट रेनफॉल अगर होती है तो मिट्टी हार्ड हो जाती है, सॉइल हार्डनिंग होगी, क्रस्टिंग होगी, इन्फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ने से मतलब है कि क्या, मिट्टी इतनी ज़्यादा खुदरी सी हो जाएगी कि उसको खोदना, उसके अंदर टिलेज करना मुश्किल हो जाएगा। और जो सॉल्ट्स है वहां पे कैपिलरी राइज होता है सॉल्ट्स का इन एरिड रीजन। मॉडरेट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल अगर रहता है, इट मेंटेन्स ऑप्टिमल सॉइल मॉइस्चर फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। विंड इफेक्ट्स ऑन सॉइल की अगर बात करते हैं, हमने टेम्परेचर पढ़ा, रेनफॉल पढ़ा, अगला जो हमें क्लाइमेट का या वेदर का पढ़ना है वो है हवा। हवा से क्या होता है, विंड इरोजन होता है, स्पेशली सैंडी और लाइट टेक्सचर सॉइल के अंदर। तो उसमें क्या होगा, जो फर्टाइल टॉप सॉइल होगी, पार्टिकल्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे, वो उड़ के कहीं और चले जाएंगे। एवापोरेशन रेट बढ़ जाता है, ड्राई ना हवा तेज होती है तो मिट्टी के सतह को वो जल्दी सुखा देता है, जिसकी वजह से दिन के टाइम में टेम्परेचर और बढ़ सकता है। बट ये बेनिफिशियल भी है, कैसे, जो हमारे हार्वेस्टेड ग्रेन है फील्ड पे उन्हें ड्राई करने में हेल्प करता है, रिड्यूसेस सरफेस सॉइल मॉइस्चर, प्रिवेंटिंग फंगल ग्रोथ इन स्टैंडिंग क्रॉप। हॉट ड्राई विंड जो होती है, लू जो चलती है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, वो सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन को एक्सक्लरेट करती है और उसके थ्रू डेसिकेशन हो जाता है सरफेस सॉइल लेयर्स का। तो ये लू के ड्रॉबैक्स होते हैं। वेदर इन्फ्लुएंस की हम लोग बात करते हैं पेस्ट डिजीज और वीड्स पर। पेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, जो वार्म ह्यूमिड वेदर होता है, इट फेवर्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सकिंग पेस्ट सच एज एफिड्स, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाइज एंड थ्रिप्स। तो आपको यहाँ पे कुछ पेस्ट के नाम मिल गए ना, ये सारे सकिंग पेस्ट होते हैं, कौन कौन से, एफिड्स, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाइज और थ्रिप्स। ड्राई हॉट वेदर की अगर बात करें तो इसके अंदर बोरर्स का आउटब्रेक होता है, जैसे स्टेम बोरर्स होते हैं, बोरर्स आए, माइट्स हुए, थ्रिप्स हुए, इसमें ड्राई हॉट वेदर में। हाई टेम्परेचर अगर होता है तो हाई टेम्परेचर विद लो ह्यूमिडिटी, ठीक है, हाई टेम्परेचर विद लो ह्यूमिडिटी, ये पेस्ट की एक्टिविटीज को बढ़ाता है, लाइफ साइकिल शॉर्ट करता है। प्रोलॉन्ग रेनफॉल अगर होती है तो उसके अंदर ज्यादातर इंसेक्ट पेस्ट जो है वो खत्म होने लगते हैं। डिजीजेज में बात करें तो फंगल डिजीजेज आती हैं फिर। फंगल डिजीजेज जैसे रस्ट, ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू, ये क्या करती है, दे फ्लरिश अंडर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 80% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मॉडरेट टेम्परेचर है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का, तो ये फंगल डिजीजेज के लिए सबसे अच्छा है। जो बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, दे स्प्रेड रैपिडली आफ्टर कॉन्टिन्यूस रेनफॉल और वाटर लॉगिंग ड्यू टू स्प्लैशिंग एंड हाई मॉइस्चर। अगर कॉन्टिन्यूस रेनफॉल या वाटर लॉगिंग है तो वहाँ पे स्प्लैशिंग होती है, हाई मॉइस्चर होती है, उसकी वजह से बैक्टीरियल डिजीजेज बढ़ती हैं। वायरल डिजीजेज, दे आर ऑफन इनडायरेक्टली फेवर्ड व्हेन वेक्टर, जो अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं, दे मल्टीप्लाई अंडर वार्म ह्यूमिड कंडीशंस। वार्म ह्यूमिड कंडीशंस में अगर जो आपके अलग अलग कीड़े मकोड़े एक साथ फैल रहे हैं, उनके थ्रू वायरल डिजीजेज आती हैं। वीड्स की बात करें तो जो मॉइस्ट सॉइल होता है, उसमें मॉइस्ट सॉइल कंडीशंस में और एडिकेट रेनफॉल, तो रैपिड जर्मिनेशन और एमरजेंस होती है ज़्यादातर वीड स्पीसीज की। ड्रॉट क्या करता है, ड्रॉट अगर सूखा पड़ जाता है तो तरह तरह की वीड स्पीशीज उसमें खत्म हो जाती है, बट दे प्रमोट हार्डी ड्रॉट टॉलरेंट वीड स्पीशीज दैट compete एग्रेसिवली विद द क्रॉप। अगर क्लाउडी ह्यूमिड वेदर होगा तो वो वीड विगर इंक्रीज करेगा, वीड मैनेजमेंट डिफिकल्ट कर देगा। ब्राइट सनशाइन, ड्राई कंडीशन होगी तो नेचुरल सप्रेशन होता है कुछ वीड्स का थ्रू डेसिकेशन। ये था हमारा
वीट डिजीज और अ, जो वीट डिजीज और फंगल के ऊपर इसका इफेक्ट। नेक्स्ट इसमें आता है वेदर बेस्ड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम वेदर बेस्ड देख रहे हैं, वेदर के हिसाब से हम क्रॉप को कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम बीज बोएंगे तो वेदर बेस्ड सोइंग देखेंगे। तो वेदर बेस्ड सोइंग के अंदर क्या होता है, फार्मर जो होते हैं विद द ऑनसेट ऑफ मानसून या सीजनल रेनफॉल के हिसाब से अपनी सोइंग डेट्स अलाइन करते हैं। ठीक है, यूजिंग मीडियम एंड लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट इशूड बाय आईएमटी एंड अदर एग्रोमेट सर्विसेज। बट इसके अंदर क्या करना होता है कि फॉल्स मानसून ट्रिगर्स को हमें अवॉइड करना होता है, जैसे प्री मानसून शॉवर्स। वो हमारा मानसून नहीं है, वो तो एक दिन दो दिन बारिश हुई खत्म हो गई उन्हें, है ना। क्यों? ताकि हमारा सीड जर्मिनेशन का फेलियर होने से हम लोग बचा पाए। अदरवाइज अगर प्री मानसून शॉवर में ही हम लोगों ने अपनी फसल बो दी तो क्या होगा, उसके बाद तो बारिश होएगी नहीं, हमारे सीड बर्बाद हो जाएंगे, क्रॉप मोर्टेलिटी हो जाएगी ड्यू टू सब्सिक्वेंट ड्राई स्पेल्स। ऑप्टिमम सोइंग विंडो जो होती है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट टू एंश्योर यूनिफॉर्म जर्मिनेशन एंड बेटर क्रॉप स्टैंड। वेदर बेस्ड इरिगेशन, एवोपो ट्रांसपिरेशन बेस्ड शेड्यूलिंग की जाती है ना, टू डिटरमाइन एग्जैक्ट इरिगेशन इंटरवल एंड वाटर डेप्थ। रेफरेंस एवोपोरेशन होता है इसके अंदर, रेफरेंस एवोपो ट्रांसपिरेशन ET0 कहते हैं उसे। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेली वेदर पैरामीटर्स, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कैसी रहेगी, सनशाइन के आवर्स कितने हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना CWR मैच कर पाए। CWR होता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, और वाटर स्ट्रेस भी ना हो और वाटर वेस्टेज भी ना हो। रियल टाइम वेदर फोरकास्ट क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन स्किपिंग इरिगेशन बिफोर एक्सपेक्टेड रेनफॉल एंड शेड्यूलिंग इट टू ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स। रियल टाइम वेदर फोरकास्ट से हमें क्या हेल्प मिलेगी, जब हमें इरिगेशन करना ही है ना, तो बारिश के टाइम पे हम लोग इरिगेशन ना करें और उसे ड्राई स्पेल्स में उस पानी को यूज कर पाए। इससे क्या होगा, हमारा वाटर स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा, वाटर की वेस्टेज भी नहीं रहेगी। वेदर बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, वेदर बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, अब जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूरिया डालते हैं। इट इज अवॉइडेड 2-3 डेज बिफोर फोरकास्टेड हैवी रेनफॉल। क्यों? क्योंकि अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, लीचिंग हो जाएगा और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा। Split application of fertilizer is timed according to the rainfall and temperature forecast so that nutrient uptake maximize हो पाए और losses कम हो पाए। पोटैश और फॉस्फोरस एप्लीकेशन जो होता है ये ड्यूरिंग ड्राई वेदर पीरियड ही किया जाता है, सो दैट न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ही मेंटेन हो पाए अच्छे से। वेदर बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन होता है, जैसे स्प्रे शेड्यूल से फंगीसाइड्स का, इंसेक्ट या इंसेक्टिसाइड्स का ये कब किया जाता है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फोरकास्ट। फॉर एग्जांपल, राइस ब्लास्ट हम लोग डालते हैं कब, जब हमारा 90% से ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है और नाइट का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जो प्रिवेंटिव स्प्रेज होते हैं, दे आर टेकन ओनली व्हेन वेदर कंडीशन आर प्रेडिक्टेड टू बी फेवरेबल फॉर पेस्ट एंड डिजीज डेवलपमेंट। अगर पेस्ट और डिजीज डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल वेदर कंडीशन नहीं है तो हमें कोई स्प्रे डालने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर वेदर कंडीशंस हमारे पास ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पे हमारे पास एडवाइजरी आ रही है कि बीमारी आ सकती है, पेस्ट आ सकते हैं, उस समय आप प्रिवेंटिव स्प्रे डाल दोगे। अननेसेसरी स्प्रेइंग हम लोग अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग ड्राई एंड रेनी पीरियड्स। वेदर बेस्ड फॉर वार्मिंग मॉडल्स होते हैं, जो फॉर वार्निंग मॉडल्स होते हैं, जैसे पोटैटो का लेट ब्लाइट के लिए, ग्राउंडनट रस्ट के लिए, ये एग्रोमेट एडवाइजरी की फॉर्म में इशू किए जाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, टाइमली और नीड बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन में आपको एड करते हैं। वो वेदर बेस्ड हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो बात है वेदर बेस्ड हार्वेस्टिंग में हमें क्या करना है, जो भी हम लोग सीरियल्स को, पल्सेस को या ऑल सीड्स को हम लोग जब भी हार्वेस्ट प्लान करते हैं, तो इससे इट इज प्लान ओनली व्हेन 3 to 5 days ऑफ ड्राई सनी वेदर इज फोरकास्टेड, सो दैट जो प्रॉपर फील्ड ड्राइंग है वो हो पाए, है ना, सन ड्राइंग कर पाए हम लोग प्रोड्यूस की। अदरवाइज क्या होगा, ढंग से ड्राई नहीं करा तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अवॉइड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस बिफोर एक्सपेक्टेड रेनफॉल, सो दैट ग्रेन स्प्राउटिंग ना हो जाए, वरना ग्रेन के अंदर ही किल्ला फूट जाएगा जैसे स्प्राउट्स आपके निकलते हैं। मोल्ड ग्रोथ रोकनी होती है, क्वालिटी डिटोरिएशन हमें रोकनी होती है। पोस्ट हार्वेस्टिंग ड्राइंग और स्टोरेज डिसीजन, दे आर गाइडेड बाय ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर फोरकास्ट टू मिनिमाइज स्टोरेज लॉसेस। ठीक है, अब हमारे पास टूल्स क्या होते हैं क्रॉप वेदर रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए, जैसे एग्रोमेट ऑब्जर्वेशंस होते हैं। एग्रोमेट ऑब्जर्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं, जो ट्रेडिशनल मैन्योर वेदर ऑब्जर्वेशंस होती है ना, ट्रेडिशनल मैन्योर वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशंस, ये आईएमडी स्टैब्लिश करता है, आईसीएआर इंस्टीट्यूशन और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। कहाँ पर, एग्रीकल्चर फार्म्स में और रिसर्च स्टेशन में। दे रिकॉर्ड डेली पैरामीटर, जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, रेनफॉल कैसी रहेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, सनशाइन आवर्स कितने हैं, विंड स्पीड डायरेक्शन कितना है। जैसे आप लोग अपने फोन के अंदर देखते हो ना वेदर फोरकास्ट, उसमें सारी डिटेल मिल जाती है, सेम वे। सो दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा एसेंशियल फॉर स्टडिंग क्रॉप वेदर रिलेशनशिप्स, एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग और प्रिपरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरीज।
ये तो एक इनका काम है, ये एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरीज का काम है। फिर हम लोग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की बात करते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में क्या होता है, ये मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली वेदर डेटा को हाई टेम्पोरल सॉल्यूशन पर रिकॉर्ड करते रहते हैं हर 5 से 15 मिनट की या घंटे भर की फ्रीक्वेंसी पे। दे मेजर्स मल्टीपल पैरामीटर जैसे कि एयर सॉइल टेम्परेचर कैसा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन, विंड स्पीड और डायरेक्शन क्या है, सॉइल मॉइस्चर क्या है। और ये क्या करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू रियल टाइम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, आइदर सैटेलाइट, जीपीआरएस या इंटरनेट, कोई भी कम्युनिकेशन चैनल लेके टू अ सेंट्रल सर्वर। जो सेंट्रल सर्वर से क्या होगा, उसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर में या अर्ली वार्निंग सिस्टम या ऑपरेशनल एग्रोमेट सर्विसेज में उसको इमीडिएटली हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल एग्रोमेट सर्विसेज वही वाली है जो भी हमने पीछे पॉइंट नंबर 1 में पढ़ी थी। फिर क्रॉप सिमुलेशन मॉडल होता है जैसे डीएसएसएटी या इन्फोकॉर्प। अब ये क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड डायनामिक सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं जो कि डेली वेदर डेटा को इंटीग्रेट करते हैं सॉइल और मैनेजमेंट इनपुट्स के साथ, ताकि हम लोग क्रॉप की ग्रोथ को प्रोडिक्ट कर पाए, फेनोलॉजी देख पाए, बायोमास एक्यूमुलेशन और फाइनल लीड को देख पाए या फिर एक तरह से कैलकुलेशन कर पाए। इसमें डीएसएसएटी क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सूट ऑफ मॉडल्स है जिन्हें हम लोग मेजर क्रॉप अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग यूज करते हैं। डीएसएसएटी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और इन्फोक्रॉप, इन्फोक्रॉप क्या है, ये ऐसा ही एक हमारा इंडिजीनियस मॉडल है जिसे आईएआरआई ने डेवलप करा है। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर इंडियन क्रॉप्स एंड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। ये हमारी यील्ड फोरकास्टिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट असेसमेंट के लिए, सोइंग इरिगेशन शेड्यूल्स के लिए और व्हाट इफ सिनेरियो के लिए हाईली यूजफुल होता है। कल टेस्ट होगा ना। तो ये था हमारा, ठीक है। आगे इसके अंदर बात आती है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की। रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या होता है, जो सैटेलाइट्स है हमारी, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती है। कौन सी सैटेलाइट्स है, इनसेट है, मॉडिस है, सेंटिनल है, ये कुछ सैटेलाइट्स के नाम है, ठीक है। और इसके अलावा ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑन वेजिटेटिव इंडिसेस, जैसे एनडीवीआई पर, लीफ एरिया इंडेक्स हमारे एलएआई होते हैं, सॉइल मॉइस्चर, एवोपो ट्रांसपिरेशन, क्रॉप हेल्थ, स्ट्रेस ओवर द लार्ज एरियाज। तो यहाँ से हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है। जीआईएस सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, वो फर्दर रिमोट सेंसिंग डेटा को ग्राउंड वेदर ऑब्जर्वेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, सॉइल मैप्स और टोपोग्राफी के साथ फॉर स्पेशल एनालिसिस एंड मैपिंग। और इसमें क्या होता है, इट इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप वेदर इंटरेक्शन, ड्रॉट फ्लड असेसमेंट एंड प्रिसीजन फार्मिंग एट रीजनल स्केल। वेदर बेस्ड पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट फोरकास्टिंग मॉडल्स भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि आईसीएआर और आईएमडी ने डेवलप करे हैं। ये की वेदर वेरिएबल्स को लेंगे, जैसे टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, रेनफॉल, लीव वेटनेस, ड्यूरेशन हुई, इनको लेंगे और इसके बाद अलग अलग पेस्ट और डिजीजेस के स्प्रेड को प्रोडिक्ट करेंगे, उनके वो कब होंगे, उनकी सीवियरिटी कैसी होगी। जैसे राइस ब्लास्ट फोर वार्निंग मॉडल है, पोटैटो लेट ब्लाइट मॉडल है जिसे हम लोग बिलाइट कास्ट बोलते हैं, या ग्राउंड नट रस्ट मॉडल है, हेलिकोवर पर फॉर वार्निंग है पल्सिस के अंदर। ये कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स के भी नाम आपको पता करने हैं, मतलब अपने साथ रखने हैं। दे आर इंटीग्रेटेड इनटू एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन्स फॉर टाइमली एंड नीड बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन, रिड्यूसिंग क्रॉप लॉसेस एंड अननेसेसरी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद का जो है वो हमारा क्रॉप वेदर एडवाइजरी है, उससे हम लोग सेशन 9 के पार्ट 2 के अंदर हम लोग करेंगे। तो वो एक्चुअली में एक तरह से 10th सेशन हो जाएगा, बट हम उसे सेशन 9 पार्ट 2 ही उसका नाम रखेंगे, सो दैट हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम मैपिंग करते रहें। ये टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप्स है, नाबार्ड GRA टाइप करके आप सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड 8 डाल के सर्च करोगे तो टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। दोनों को ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ्स हैं या एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स हैं, इसके अलावा कुछ और स्टडी मटेरियल है, एमसीक्यूज है, वो सब कुछ मैं इन्हीं ग्रुप्स और चैनल के अंदर शेयर करूंगा। ये मेरा मेन विश्वास चैनल है जहाँ पे नाबार्ड के साथ साथ बाकी सारे एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलेगी, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।